एवरीवन, आज हम क्लास 12th फिज़िकल एजुकेशन का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हम इसमें सारे चैप्टर्स कोशिश करेंगे कि सारे चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे और आपको इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँगा कि किस टॉपिक से पूछे गए हैं। साथ में हम एमसीक्यूज़ भी इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। देखिए, आज हम पहला यूनिट लाए हैं फिज़िकल फिटनेस। ठीक है। फिज़िकल फिटनेस जो है इसकी वेटेज 5 मार्क्स है आपके सिलेबस में। ठीक है। देखिए, पहले हम समझेंगे कि फिजिकल फिटनेस का मतलब क्या है, फिजिकल फिटनेस की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। पहला देखिए आप, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। देखिए, फिजिकल फिटनेस जो है इट इज़ ए की एस्पेक्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। की एस्पेक्ट का मतलब है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहे तो हमें हमारे लिए फिजिकल फिटनेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। एंड इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग ओवरऑल वेलबींग। यानी हमारा जो वेलबींग है, हमारा जो हेल्दी रहना, हैप्पी रहना, उसमें एक रोल होता है, बहुत ही क्रूशियल रोल होता है फिजिकल फिटनेस का। ठीक है। फिजिकल फिटनेस का मतलब क्या होता है अगर आपसे कोई पूछेगा, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू कैरी आउट डेली टास्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली विदाउट अनड्यू फटीग। इसका मतलब कि फिजिकल फिटनेस का जो मतलब है वो ये है कि हम रोज़मर्रा के जो काम है वो इजीली कर सके, इफ़ेक्टिवली कर सके, एफिशिएंटली कर सके, विदाउट अनड्यू फटीग का मतलब किसी भी थकान के बगैर। ठीक है। अब देखिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइज आर एसेंशियल फॉर अचीविंग एंड मेंटेनिंग फिजिकल फिटनेस। अब हम फिजिकल फिटनेस को कैसे मेंटेन करेंगे? हम डेली कुछ फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, हम डेली एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, आज के इस चलते दौर में फिजिकल फिटनेस हैज़ बिकम इवन मोर इम्पॉर्टेंट एज मेनी पीपल लीड सिडेंट्री लाइफस्टाइल। देखिए, इसका मतलब आज के दौर में फिजिकल फिटनेस का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि आज जो लोग हैं, पीपल लीड सिडेंट्री लाइफस्टाइल। सिडेंट्री का मतलब है कि लोग आज मतलब मतलब बैठे ही रहते हैं। ठीक है। सिडेंट्री का मतलब है इनएक्टिव, मतलब आज लोग बहुत ही लेजी है, वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। इसीलिए फिजिकल फिटनेस का आज के इस दौर में बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है। एंगेजिंग इन रेगुलर एक्सरसाइज नॉट ओनली हेल्प्स इन वेट मैनेजमेंट बट ऑल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ वेरियस क्रोनिक डिजीजेस। देखिए, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, इससे वेट लॉस ही नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत ही डिजीज से भी हमें मतलब छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ वेरियस क्रोनिक डिजीजेस। अब देखिए, इससे यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। क्वेश्चन पूछा था कि डिस्क्राइब कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, फिजिकल फिटनेस को हमने सेवरल कंपोनेंट्स में मतलब डिवाइड किया है। अब आप देखिए किस किस में किया है। पहला जो कंपोनेंट है वो है कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस। कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस का मतलब है हमारे जो लंग्स है, हमारे जो हार्ट है, हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो बहुत ही एफिशिएंटली ऑक्सीजन सप्लाई करे। ठीक है। या फिर न्यूट्रिएंट सप्लाई करे हमारे मसल्स को जब भी हम एक्सरसाइज करते रहते हैं। ठीक है। एक्टिविटीज लाइक रनिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग हेल्प इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। इतना आपको वहाँ लिखना है, बस इससे आपका काम चल जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा कंपोनेंट क्या है फिजिकल फिटनेस का? वो है मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम फोर्स आपकी मसल कितना उठा सकती है। ठीक है। स्ट्रेंथ, अगर हम वेट लिफ्टिंग करेंगे, इसी से वो हमारा डेवलप होगा, उसी से हम बहुत ज़्यादा फोर्स अपनी मसल्स पे उठा सकते हैं। ठीक है। बॉडी वेट एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, उससे हमारा मस्कुलर स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगा। अब देखिए, यहाँ से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एंडोरेंस का मतलब पूछा था उसने, या उसने ये भी कहा था कि एंडोरेंस से हमें क्या होता है। एंडोरेंस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट अगेंस्ट फटीग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मस्कुलर एंडोरेंस का क्या मतलब है? मस्कुलर एंडोरेंस का मतलब है कि एबिलिटी ऑफ अ मसल और ग्रुप ऑफ मसल्स टू सस्टेन रिपीटेड कंट्रैक्शंस ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। देखिए, हम काफ़ी समय तक एक्सरसाइज करेंगे या काफ़ी समय तक हम ऐसा कोई काम करेंगे जिसमें हमारी मसल्स कंट्रैक्शन कर रही है। ठीक है। उसी एबिलिटी को हम कहते हैं मस्कुलर एंडोरेंस। ठीक है। ये कैसे डेवलप होगी? अगर हम पुशअप्स करेंगे, अगर हम सिटअप्स करेंगे, अगर हम
प्लैंक्स करेंगे, ठीक है, उससे हमारा जो ये मस्कुलर एंडोरेंस है ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकता है। चौथा जो इसका कंपोनेंट है वो फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि हम अपने जॉइंट्स या फिर मसल्स को कितना स्ट्रेच कर सकते हैं। ये किससे डेवलप होगा? अगर हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, अगर हम योगा करेंगे, उससे ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है इससे ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। फिफ्थ कंपोनेंट क्या है? बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन क्या होता है? प्रपोर्शन ऑफ फैट, मसल, बोन एंड अदर टिश्यू इन द बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी में कितना फैट है, ठीक है, प्रपोर्शन ऑफ फैट। अब देखिए यहाँ पर जो हमें बॉडी कंपोजिशन, मेंटेनिंग ए हेल्दी बॉडी कंपोजिशन इज वाइटल फॉर ओवरऑल हेल्थ एंड फिजिकल परफॉर्मेंस, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस। अब कौन कौन से फैक्टर है जो फिजिकल फिटनेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए पहला ही हमारा लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल जो है ये बहुत ही हद तक हमारे पास फिजिकल फिटनेस के साथ लिंक होता है। अगर हम डेली एक्सरसाइज करेंगे, अगर हम अल्कोहल को लिमिट करेंगे, अगर हम स्मोकिंग को अवॉइड करेंगे, या अगर हम अच्छी स्लीप लेंगे, उससे हमारी जो है फिटनेस लेवल इंक्रीज हो सकती है। इतना ही आपको ये याद नहीं रखना है, बस आप समझो इस बात को बस, ठीक है। दूसरा जो हमारा डाइट है, हम क्या खाते हैं, हम क्या अंदर लेते हैं अपनी बॉडी में, उससे भी हमारी जो फिजिकल फिटनेस है वो बहुत हद तक इम्पैक्ट होती है। प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो क्रूशियल है फॉर सपोर्टिंग फिजिकल फिटनेस। एक बैलेंस डाइट जो है जिसमें वाइटामिन भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे, प्रोटीन्स भी होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, उससे भी हमारा जो है ये फिजिकल फिटनेस काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकता है। अब तीसरा देखिए एज। आपने पढ़ा होगा कि जब एज इंक्रीज होती है तो इम्यून सिस्टम भी वीक होता है, तो नेचुरल डिक्लाइन होता है कुछ फिटनेस में, ठीक है। हाउएवर अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो इससे भी हमारा जो है फिटनेस काफ़ी हद तक मेंटेन रह सकता है। जेनेटिक्स चौथा है। जेनेटिक्स से भी इन्फ्लुएंस हो सकती है फिजिकल फिटनेस। कैसे हो सकती है? जैसे जो है कुछ लोगों को जेनेटिकली फिटनेस एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर एक्सरसाइज हम करें ताकि हम स्टिल पॉजिटिव इम्पैक्ट डालें। जेनेटिक्स पे ज़्यादा ध्यान ना दे के हम रेगुलर एक्सरसाइज करें ताकि हमारी जो फिजिकल फिटनेस है वो मेंटेन रहे। फिफ्थ जो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से कैसे इम्पैक्ट होता है? क्योंकि देखिए अगर आपके पास जिम कोई नज़दीक है तो आप वहाँ जाओगे। आपके पास रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ मतलब वही आपके पास प्ले ग्राउंड्स होने चाहिए, स्विमिंग पूल्स होने चाहिए, उससे भी आप ज़्यादातर ज़्यादा एक्टिव रह सकते हैं और आप अपनी फिजिकल फिटनेस को। यूनिट 2 ले रहे हैं फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है। इसका जो नाम है वो है ट्रेनिंग मेथड्स, ठीक है। इसमें हमें पढ़ना है कि हम कैसे ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज़ के रिलेटेड ही हमें पढ़ना है। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले हम वो देखेंगे। देखिए इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, इसका वेटेज 10 मार्क्स है हमारे एग्जामिनेशन में, ठीक है। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहला ही है कि आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। दूसरा जो है वो है व्हाट इज सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज सिक्स स्टेशन प्रोग्राम क्या होता है, इसी के साथ है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज फार्टलेग ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज इंटरवल ट्रेनिंग। ये सारे क्वेश्चंस मैं इसमें आपको दिखाऊंगा, बहुत ही इजीली आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको ये जो है डिफरेंसेस के फॉर्म में सिखाऊंगा ताकि आपको ये याद भी रह सके, ठीक है। लेकिन पहले हम थोड़ा बहुत इस चैप्टर के बारे में समझेंगे ताकि अगर कोई भी जनरल सवाल आया तो उसका हम इजीली आंसर कर सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर, ठीक है। देखिए बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा नहीं है। देखिए पहले हम समझेंगे कि ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। देखिए ट्रेनिंग एक सिस्टमेटिक यानी एक प्लान्ड प्रोसेस होती है जिससे एक इंडिविजुअल का फिजिकल फिटनेस बढ़ाया जा सकता है। एनहेंस मतलब बढ़ाना, ठीक है। उसका फिजिकल फिटनेस बढ़ाया जा सकता है, उसके स्किल्स डेवलप किए जा सकते हैं, या उसका नॉलेज किसी पर्टिकुलर एरिया में बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। हम किसी भी चीज़ के लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं, हमारे स्किल्स डेवलप कराने के लिए, हमारा फिजिकल फिटनेस डेवलप कर, जैसे हम जिम जाते हैं, ठीक है। ये भी एक एसेंशियल एस्पेक्ट होता है कि हम अपने आप को डेवलप कर सकें, ठीक है। हम स्पोर्ट्स में डेवलप कर सकें, हम अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ बढ़ा सकें, ठीक है। इस ट्रेनिंग का जो गोल होता है बेसिकली द प्राइमरी गोल ऑफ ट्रेनिंग इज टू improve परफॉर्मेंस, एक्वायर न्यू एबिलिटीज एंड अडेप्ट टू स्पेसिफिक चैलेंजेस। देखिए ट्रेनिंग से क्या होता है, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होती है, हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, हमारे पास नई नई कुछ सहूलियत आती है, ठीक है। हम जो है कुछ चैलेंजेस के हम रेजिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। देखिए ट्रेनिंग से जो है training can encompass a wide range of activities including physical exercise, mental exercise। देखिए इसमें लिखा है कि ट्रेनिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पढ़िएगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग से क्वेश्चंस बनते हैं। पहला ही है आइसोमेट्रिक एंड आइसोकाइनेटिक। देखिए आइसो का मतलब है सेम, ऐसे आपको याद रहेगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आइसो का मतलब है सेम, ठीक है। यहाँ भी हम लिख सकते हैं आइसो का मतलब है सेम, आइसो का मतलब है सेम। मेट्रिक का मतलब है लेंथ,
मेट्रिक का मतलब है लेंथ, यानी आइसोमेट्रिक में जो भी आप एक्सरसाइज करोगे आपकी जो मसल्स हैं उनकी सेम लेंथ रहेगी। अभी मैं आपको सिखाऊंगा क्या है ये सेम लेंथ। आइसोकाइनेटिक, काइनेटिक आपने पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी वगैरह, उसको ऐसे याद रखो स्पीड, ठीक है, लेकिन इसमें स्पीड सेम होती है, सेम स्पीड। देखिए सेम स्पीड किसकी, जो भी आपके मसल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं, मसल्स कंट्रैक्ट एट सेम स्पीड, सेम स्पीड थ्रू आउट द वर्कआउट, ठीक है। जो भी आप वर्कआउट करोगे उसमें जो आपकी मसल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं वो सेम स्पीड से क्या है, कंट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग मसल कंट्रैक्शंस विदाउट एनी विजिबल मूवमेंट ऑफ द इन्वॉल्व्ड जॉइंट्स, यानी इसमें जो जॉइंट्स है उनमें विदाउट विजिबल मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, यानी इसमें जो जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी मूवमेंट नहीं होती है। अब देखिए इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है, इन दिस मेथड द लेंथ ऑफ द मसल्स रिमेन कॉन्स्टेंट। तो मैंने आपको पहले ही सिखाया, लेकिन थोड़ा बहुत तो टेंशन बिल्डअप होगा, ठीक है, मसल में थोड़ा बहुत मतलब थकान वगैरह टेंशन तो बिल्ड होगा, लेकिन लेंथ इसमें कांस्टेंट रहती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आर बेनिफिशियल फॉर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, इससे हम स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, मसल्स की स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। इसमें एग्जांपल्स क्या है, हम प्लैंक्स करते हैं, हम वॉल सिट्स करते हैं, हम स्टैटिक होल्ड्स करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या सवाल पूछ सकता है, अगर वो आपसे पूछेगा कि मान लो हमारे पास आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक एक्सरसाइज है, क्या आइसोटोनिक एक्सरसाइज में लेंथ सेम है? नहीं, उसमें लेंथ सेम नहीं है। लेंथ जहां सेम होगी वहां आइसोमेट्रिक लिख के होगा, जहां स्पीड सेम होगी वहां आइसोकाइनेटिक लिख के होगा। ये बात आप नोट कीजिए, ये एमसीक्यू में भी पूछ सकता है या ये शॉर्ट आंसर में भी पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो आइसोकाइनेटिक, आइसोकाइनेटिक में मैंने आपको बोला था जब भी आप एक्सरसाइज करोगे वो आप कांस्टेंट स्पीड थ्रू आउट द एंटायर वर्कआउट करोगे, ये मैंने पहले ही बोला था, ठीक है। स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट इज ऑफन यूज टू एंश्योर, देखिए अब हमें हमें क्या करना है, हमें जो मसल कंट्रैक्शन की स्पीड है वो सेम रखनी है थ्रू आउट द वर्कआउट। वो तो खुद नहीं आ सकती ना नेचुरली, हमें उसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए जो जिम में हमारे पास होते हैं या किसी भी वर्कआउट प्लेस पे हमारे पास होते हैं, वो हमें इसके लिए चाहिए। यही लिखा है इसने, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट इज ऑफन यूज टू एंश्योर द डिजायर्ड स्पीड इज मेंटेन, ठीक है। अब देखिए आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज जो है ये पर्टिकुलर यूजफुल किस में होते हैं, रिहेबिलिटेशन सेटिंग्स और फॉर टेस्टिंग मसल स्ट्रेंथ। अगर हमें मसल स्ट्रेंथ की जो है, हमें मसल स्ट्रेंथ अपनी चेक करनी है, उसके लिए हम आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज जो है यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। पहला हमने मेथड कौन सा पढ़ा, आइसोमेट्रिक एंड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, ठीक है। दूसरा हम कौन सा पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस मेथड। कंटिन्यूअस मेथड क्या है, देखिए कंटिन्यूअस मेथड में आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करोगे, ब्रेक वेक नहीं लोगे, सिंपल है ना। कंटिन्यूअस का मतलब ही है ब्रेक वेक हम नहीं लेंगे, हम कंटिन्यू एक्सरसाइज करेंगे। ये कॉमनली यूज किस में होता है, अगर आपको कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज करनी है, जैसे रनिंग, रनिंग हम करते हैं ना कंटिन्यू, उसमें ब्रेक्स नहीं लेते हैं। स्विमिंग भी हम कंटिन्यू करते हैं या साइकिलिंग भी हम कंटिन्यू करते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपका कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस जो है या ओवरऑल स्टेमिना जो है वो बढ़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बोला था फार्टलेक मेथड, देखिए FARTLEK, ये हम ऐसे डिफरेंसेस में ही करेंगे, नीचे दोनों का हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखो इंटरवल, इंटरवल देखिए हम यहाँ ऐसे करेंगे, फार्टलेक मेथड, ठीक है। और हमारे पास है इंटरवल, इंटरवल ट्रेनिंग या फार्ट लेग ट्रेनिंग, कुछ भी आप लिखो, इसको ट्रेनिंग ही लिखो आप, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, फार्ट लेग है ना और इंटरवल है, देखो ये दोनों जो है फार्ट लेग या इंटरवल, ये क्या होते हैं बेसिकली, स्पीड, स्पीड वर्क इसका दूसरा नाम है, फार्ट लेग ट्रेनिंग का दूसरा नाम है स्पीड वर्क। इसमें हम दोनों में स्पीड पे काम करते हैं। देखो फार्ट लेग जो है ना, फार्ट लेग ट्रेनिंग में क्या करते हैं, हम कंटिन्यूस रन करते हैं, ठीक है, हम कंटिन्यूस इसमें रन करते हैं, हम ब्रेक्स वेक्स नहीं लेते हैं, ठीक है, हम ब्रेक्स नॉट इंक्लूडेड, हम ब्रेक्स इसमें नहीं लेते हैं। देखिए ये प्री प्लान नहीं होता है, नॉट प्री प्लानड, नॉट प्री प्लानड। देखो हम इसमें प्लान नहीं करते हैं कि आपको आपको पहले इतना चलना है फिर आपको ब्रेक लेनी है, फिर आपको इतना चलना है फिर आपको ब्रेक, नहीं, ये एक कंटिन्यूस रन है, इसमें आपको ब्रेक्स वेक्स नहीं लेने हैं, ठीक है। देखिए अब और क्या इसमें लिख सकते हैं हम, इससे क्या होते हैं हमारे, इससे क्या होता है, फास्टर एफोर्ट्स, फास्टर एफोर्ट्स एंड रिकवरी सेगमेंट्स, रिकवरी सेगमेंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पॉइंट्स आप लिखोगे, ये बहुत सफिशिएंट है इसके लिए। अब देखो इंटरवल ट्रेनिंग में क्या है, नाम से ही पता चलता है इंटरवल, यानी ये भी स्पीड वर्क है, इसमें भी हम स्पीड वर्क करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, शॉर्ट शॉर्ट इंटरवल्स या फिर ब्रेक्स इसमें हम लेते हैं, ब्रेक्स इंक्लूडेड। ये हम पहले ही प्लान करते हैं कि आपको पहले इतना चलना है फिर आपको ब्रेक लेनी है, फिर आपको इतना चलना है फिर आपको ब्रेक लेनी है, यानी इट इज़ प्री प्लान्ड, प्री प्लान्ड, ठीक है। और हम क्या करते हैं इसमें, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट इंटरवल्स हम करते हैं, ठीक है। हम इसमें कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन पे वर्क करते हैं,
स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन पे वर्क करते हैं, इतना आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, इंटरवल ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स अल्टरनेटिंग पीरियड्स ऑफ हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज विद पीरियड्स ऑफ लोअर इंटेंसिटी और दिस मेथड इज हाईली इफेक्टिव इन, ये आप इसमें पढ़ो, इसमें कुछ नहीं लिखना है और, ठीक है। चूजिंग द राइट ट्रेनर, देखो अब आपको राइट ट्रेनिंग मेथड भी चूज करना होता है ना। देखो इसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें हम तो यही पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता है वो। द चॉइस ऑफ ट्रेनिंग मेथड डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक गोल्स फिटनेस लेवल। देखो आपकी जो ट्रेनिंग मेथड है वो किस पे डिपेंड करेगी, आपको क्या गोल्स है, आपको क्या अचीव करना है, आपको बाइसेप्स बनाने हैं, आपको रनिंग में महारत हासिल करनी है, आपको क्या करना है, उसी पे ये मेथड्स मतलब होते हैं डिपेंड, ठीक है। ईच ट्रेनिंग मेथड हैज़ इट्स एडवांटेज एंड सूट, देखिए हर किसी ट्रेनिंग मेथड में अपने एडवांटेज है, अपने डिसएडवांटेज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आइसोमेट्रिक एंड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज आर ऑफन यूज्ड इन रिहेबिलिटेशन एंड स्ट्रेंथ बिल्डिंग प्रोग्राम। देखिए ये जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है या फिर आइसोकाइनेटिक है, इससे हम क्या करते हैं, हम अपनी मसल्स की स्ट्रेंथनेस बढ़ाते हैं, ठीक है। ये अगर हम देखेंगे कंटिन्यूस या फिर इंटरवल ट्रेनिंग, उसमें क्या होता है, उसमें कार्डियोवेस्कुलर ये होता है इंप्रूव, ठीक है। याद रखना आप, आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक में क्या होता है, ठीक है, आपके पास स्ट्रेंथ बिल्डिंग प्रोग्राम्स होते हैं, और कंटिन्यूस और इंटरवल ट्रेनिंग में क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस एंड एंडोरेंस बढ़ती है, ठीक है। ये भी एमसीक्यू पूछ सकता है। अब आप कंक्लूजन ये जो है समरी खुद पढ़ो। देखो एक सवाल इसमें रहता है जो हमें डिस्कस करना है। देखो पहले ही मैंने आपको बोला था, ये मैंने आपको कराया, ठीक है, ये भी मैंने आपको कराया। अब देखो सर्किट ट्रेनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सर्किट ट्रेनिंग। देखो सर्किट ट्रेनिंग का मतलब क्या है, सर्किट ट्रेनिंग होता है combination of six or six or more exercises, six or more exercises performed with short rest periods। देखो हम इसमें 6 से ज़्यादा एक्सरसाइजेस कंबाइन करते हैं। देखो हमने पहले लेग्स किया, फिर हमने वर्कआउट कुछ किया, फिर हमने कुछ और किया, फिर हमने कुछ और किया, फिर हमने, तो अब देखो ये एक सर्किट पूरा कंप्लीट हो रहा है, जैसे है ना, एक पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं सर्किट ट्रेनिंग। अच्छा, इसमें हम 6 से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं ना कंबाइंड वे में, इसीलिए उसको बोलते हैं, और एक नाम क्या, इसको बोलते हैं सिक्स स्टेशन सिक्स स्टेशन प्रोग्राम, क्योंकि इसमें 6 आपको स्टेशन पार करने होते हैं, 6 एक्सरसाइज आपको एक ही साथ करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या लिख सकते हो आप, इट इज़ एन एक्सेलेंट वे टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। ये कुछ पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। अच्छा, और क्या कर सकते हैं इसमें, देखो देखो और क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। देखिए ईच एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज को हम, ईच एक्सरसाइज is performed for a specific number of repetition or for a set time before moving to another exercise, ठीक है। यानी हम कुछ इंटरवल इसमें लेते हैं, हम कुछ सेट टाइम में एक एक्सरसाइज, यानी हमें देखो 6 एक्सरसाइज है ना, हमें ये दिया होता है कि पहली एक्सरसाइज को आपको 5 मिनट में करना है, दूसरी को आपको 6 मिनट में करना है, यानी हम एक सेट टाइम में ही एक एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, फिर हम दूसरी पे मूव करते हैं, इसी को हम कहते हैं नाम सर्किट ट्रेनिंग, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू सो मच। Hello everyone, in this video we will be having unit 3rd of physical education, that is sociological aspects of physical education। देखिए इसमें जो important questions है हमारे पास, वो पहला होता है what is sociology, ठीक है, सोशियोलॉजी को डिफाइन करना होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है what is the importance of sociology, ठीक है, importance of sociology, ये क्यों important है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछता है that is how the cultural heritage of games and sports is carried in various countries, ठीक है। चौथा सवाल जो इसमें पूछता है how can you develop leadership qualities through फिजिकल एजुकेशन। देखिए ये चैप्टर में ये 4 जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन डिफाइन सोशियोलॉजी क्या होता है, पहला ही टॉपिक है ना, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ये 2 क्वेश्चंस है, मीनिंग क्या है सोशियोलॉजी की, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, 2 क्वेश्चंस यहाँ पर है। देखिए डेफिनेशन सोशियोलॉजी की, सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, ऑफ सोशल इंटरेक्शंस
एंड सोशल बिहेवियर। सिंपली अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। हम अपनी सोशल लाइफ, हम अपने आसपास को, सोसाइटी को स्टडी करते हैं, उसी को हम कहते हैं सोशियोलॉजी। ठीक है, इससे क्या होता है, इसके जो स्टडी हम करते हैं सोसाइटी की, सोशल इंटरेक्शंस की, सोशल बिहेवियर की, इससे क्या हमारा फ़ायदा है। इट एग्जामिन्स हाउ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस इंटरेक्ट विद इन अ कम्युनिटी एंड हाउ दीज इंटरेक्शंस शेप नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। इससे हमें ये समझ आता है कि हम आसपास में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, सोशल रिलेशनशिप क्या है, उससे हमें क्या होगा, उससे जो हमारे बिलीव्स है, उससे जो हमारे नॉर्म्स है, उससे जो हमारे वैल्यूज़ है वो स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो था, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, इससे सोशो अगर हम स्टडी करेंगे ना अपने आसपास के माहौल को, इससे हमें सोशल ट्रेंड्स के बारे में पता चलेगा, इससे हमें सोशल पैटर्न्स के बारे में पता चलेगा। पहला तो यही है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, पहला पॉइंट यही है, टू आइडेंटिफाई सोशल ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इन द सोसाइटी। देखिए इसमें थोड़ा बहुत हम अब डिटेल में लिखेंगे। सोशियोलॉजिकल रिसर्च कैन अनकवर पैटर्न्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटी preferences and trends in sports culture. Understanding these trends help educators and policymakers design more inclusive and effective physical education program। देखिए, अगर हमें ये पता है कि ये जो सोसाइटी है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, तो ये जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं सोशल फिजिकल एजुकेशन के, वो उसी तरीके से उस सोसाइटी में वो प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे। ठीक है, इसका सिंपल मतलब यही है। अब देखिए दूसरा, व्हाई इज सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट। सोशियोलॉजी इज इंपॉर्टेंट टू एड्रेस सोशल इनइक्वालिटीज। इससे हम एड्रेस कर सकते हैं सोशल इनइक्वालिटीज। अब सोशल इनइक्वालिटीज कैसे कैसे हो सकती है। देखिए, इनइक्वालिटी हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ये तो मोस्ट कॉमन है। इनइक्वालिटी हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम गैप, इनकम गैप। इनइक्वालिटी हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इससे हम एड्रेस कर सकते हैं वो सारी इनइक्वालिटीज़ जो हमारी सोसाइटी में होती है। देखिए, सोशियोलॉजी शेड्स लाइट ऑन द सोशल इनइक्वालिटीज़ prevalent in access to sports and physical education opportunities. It highlights, ये important है, it highlights the disparities based on gender। disparity कुछ नहीं, जो differences होता है। ठीक है, डिफरेंसेस बेस्ड ऑन जेंडर। ये क्या करता है, ये हाईलाइट करता है। देखिए, इट हाईलाइट्स दैट डिस्पैरिटीज बेस्ड ऑन जेंडर, जेंडर ये हमने पहले ही पढ़ा, जेंडर इनइक्वालिटी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये होता है इनकम गैप, रेस एंड अदर फैक्टर्स लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ मोर इक्विटेबल पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स। ठीक है, अब देखिए तीसरा, why is sociology important। sociology is important to enhance team dynamics। टीम डायनेमिक्स से क्या मतलब है। देखिए, sociological insights can improve team dynamics and cooperation in sports by understanding group behaviors। देखिए, अगर हमें ग्रुप का बिहेवियर पता चलेगा, कोचेस कैन फोस्टर पॉजिटिव टीम एनवायरनमेंट्स एंड एनहेंस टीम। तो देखिए, अगर किसी कोच को पता चला कि जो ग्रुप है, ये जो टीम है मेरे पास, इसका बिहेवियर कैसा है, हाउ आर दी बिहेविंग विद द कैप्टन, हाउ आर दी बिहेविंग विद द टीम लीडर, तो उसको उसी के हिसाब से कोच को एक पॉजिटिव टीम एनवायरनमेंट बनाने में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, अब ये जो दूसरा, अब देखिए दो क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं, व्हाट इज सोशियोलॉजी, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके हमने दो तीन पॉइंट्स देखे। अब देखिए, हाउ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज कैरीड इन वेरियस कंट्रीज। अब उसी पे हम चलेंगे। देखिए, उसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ एनी सोसाइटी। They serve as a reflection of the values, traditions, and identity of the community. In many cultures, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स वर पास डाउन थ्रू जनरेशंस। देखिए, इसका मतलब क्या है, अगर हम देखेंगे हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो भी ये फिजिकल एक्टिविटीज़ करते थे, वो भी ये फिजिकल एक्टिविटीज़ करते थे, लेकिन तब ये फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी इन द फॉर्म ऑफ रनिंग, इन द फॉर्म ऑफ जॉगिंग, इन द फॉर्म ऑफ क्लाइंबिंग एट्सेट्रा। तब ये ऐसा ही होता था। तो ये जो हमारे एंसेस्टर्स कर रहे थे, अब हम भी कर रहे हैं ना। तो ये जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स है, ये एक कल्चरल हेरिटेज है हमारी सोसाइटी को, यानी हमें अपने एंसेस्टर्स से ही मिला है। सवाल क्या आता है, सवाल यही आता है, हाउ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज कैरीड इन वेरियस कंट्रीज। हम इसको कैसे लिखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, अगर क्वेश्चन नंबर 3 का आपको आंसर लिखना होगा, आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका हम सोल्यूशन में लिखेंगे। देखिए, हम ऐसे लिख सकते हैं, स्पोर्ट्स एंड गेम्स
sports and games are pride of nation, are pride of nation, and all countries, all countries seek to preserve their history. ठीक है, फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, many nations, many nations have accepted, accepted it, accepted it as their cultural heritage, cultural हेरिटेज। फिर हम अगर अगर और कुछ ऐड करना होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। यानी सिविलाइजेशन से ही हमारे एंसेस्टर्स ये फिजिकल एक्टिविटीज़ करते थे। ठीक है, फिर हम यही ऐड कर सकते हैं कि फिर हम यही ऐड कर सकते हैं कि दीज आर द फिजिकल एक्टिविटीज़। देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं, दीज आर द, these are the physical activities that long ago our ancestors have adopted for their existence। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। आपको सवाल अगर समझ आए तो आप खुद भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर अब देखिए, पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स नॉट ओनली फोस्टर्स ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग बट ऑल्सो प्रमोट सोशल कोहिजन। देखिए, अगर हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो इससे हमारा सोशल कोहिजन यानी जो यूनिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, यकजहता इससे बढ़ जाता है। सपोर्टिंग इवेंट्स ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। हाँ, ठीक है। ट्रांसेंडिंग डिफरेंसेस एंड प्रमोटिंग कैमराडेरी, दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर कल्चरल एक्सचेंज एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, फोस्टरिंग ए शेयर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखिए, ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये हमने कंप्लीट किया। अब चौथा क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज थ्रू फिजिकल एजुकेशन। देखिए, इसमें यहाँ से देखिए, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ऑफर एन आइडियल प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग, इसको ऐसे लिखना है, यही आंसर लिखना है, लीडरशिप क्वालिटीज एंड ग्रुप डायनेमिक्स। व्हेन एंगेज इन अ टीम स्पोर्ट्स और ग्रुप एक्टिविटीज, इंडिविजुअल्स लर्न एसेंशियल लीडरशिप स्किल्स। देखिए, जब एक इंसान एक टीम में होता है, ठीक है, जब एक इंसान एक टीम में होता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है। लेकिन ये जो फिजिकल एजुकेशन है ये उसको सिखाता है कि उस स्ट्रेस से मुझे कैसे डील करना है, ताकि ताकि मुझे जो है इंटरपर्सनल स्किल्स मिले। ठीक है, इससे क्या होगा, जब वो स्ट्रेस मैनेज करना सीखेगा उससे वो डिसीजन मेकिंग में आगे जाएगा, इससे वो इंटरपर्सनल स्किल्स में बहुत आगे जाएगा। इससे इसकी मेंटल मेंटल बीइंग जो है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी। ठीक है, इसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होंगी जब वो एक एक ग्रुप में होता है। ठीक है, हाँ, बीइंग पार्ट ऑफ ए टीम और ग्रुप एनकरेज कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन, पार्टिसिपेंट्स लर्न टू वर्क टुगेदर। ठीक है, वो सीखते हैं कि हमें एक साथ कैसे काम करना है। टुगेदर अ कॉमन गोल विच फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। दीज एक्सपीरियंसेस नॉट ओनली बेनिफिट इंडिविजुअल्स इन स्पोर्ट्स बट ऑल्सो ट्रांसलेट इन टू वैल्यूएबल लाइफ स्किल्स इन वेरियस सोशल एंड पर्सनल सेटिंग्स। ठीक है, इसका हमें ऐसे ही आंसर लिखना है। अब देखिए, वैल्यू एजुकेशन थ्रू, हम कैसे फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स के तहत हम कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन की वैल्यू क्या है। ठीक है, देखिए, फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स आर नॉट सोली अबाउट फिजिकल फिटनेस। ये जो प्रोग्राम्स है ये बस फिजिकल फिटनेस के रिलेटेड नहीं होते हैं, दे ऑल्सो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर वैल्यू एजुकेशन। इससे हम काफ़ी कुछ एजुकेटेड भी हो सकते हैं। थ्रू स्पोर्ट्स इंडिविजुअल्स लर्न एसेंशियल वैल्यू सच एज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इससे हम सीखते हैं, हम रेस्पेक्ट सीखते हैं, हम परसिवरेंस, हम स्पोर्ट्समैनशिप, ये जो है एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो है फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम से सीखते हैं। ठीक है, incorporating value-based education into physical education program helps in nurturing well-rounded individuals who not only excel in sports but also exhibit ethical behavior and integrity in their daily lives। ठीक है, अब यहाँ पर समरी है, आप इसको पढ़िए। ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसमें इसमें लॉन्ग आंसर भी आते हैं। ठीक है, इसकी भी अच्छी वेटेज है, आप इसको ऐसे ही एक बार देखिएगा, नोट्स आप टेलीग्राम पे चेक कीजिएगा इसके। यूनिट 4 ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्लास 12, दैट इज़ मॉरल एजुकेशन। ठीक है, अगर आप देखोगे ये मॉरल एजुकेशन होता क्या है, पहले मॉरल एजुकेशन का सिंपली मतलब है अखलाकी तालीम। ठीक है, हम अखलाक से एक इंसान को कैसे सिखा सकते हैं, वही है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना है आपको। देखो,
इसमें सवाल कैसे आते हैं, पहला तो आपको आएगा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ। देखिए पहले मैं आपको बोलूँगा इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द नीड ऑफ मॉरल एजुकेशन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन, ठीक है। और इसमें सवाल आता है, यहाँ से आप देखो, हाउ कैन वी गिव मॉरल एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। और इसमें सवाल आता है, और बस इतने ही ये सवाल इसमें आते हैं। अब देखोगे इसमें 5 मार्क्स है, ठीक है। और इसमें जो सवाल है वो इसी के अराउंड घूमता है कि मॉरल एजुकेशन क्या होता है, उसकी नीड्स और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो अगर आप बेसिक आइडिया समझ जाओगे तो आप इसमें आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखिए मॉरल एजुकेशन क्या होता है, मैंने आपको कहा पहले ही, मॉरल एजुकेशन बेसिकली अगर हम उर्दू में बोलेंगे सीधी, वो अखलाकी तालीम को हम मॉरल एजुकेशन बोलते हैं। अब देखिए मॉरल एजुकेशन इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है, दैट गोज बियॉन्ड एकेडमिक्स एंड फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस और एकेडमिक्स के बियॉन्ड ही ये चीज़ है, यानी अखलाक जो है वो एकेडमिक्स और फिजिकल फिटनेस के बियॉन्ड ही एक चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इंसान की एथिकल वैल्यूज स्ट्रांग होते हैं, इसमें इंसान के प्रिंसिपल स्ट्रांग होते हैं। इसमें जो है इंसान को समझ आता है कि मुझे कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है, उसको समझ आता है कि मुझे कैसे अपने बिहेवियर को गाइड करना है, ठीक है। अब देखिए इससे क्या होगा, अगर हम मॉरल एजुकेशन देंगे, इससे क्या होगा, इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंडिविजुअल पे, एक सोसाइटी पे एज ए होल पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज़ नीड ऑफ मॉरल एजुकेशन, या व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन। मॉरल एजुकेशन से हमारा कैरेक्टर बिल्ड होता है, तो पहला जो नीड या इंपॉर्टेंस है दैट इज़ बिल्डिंग कैरेक्टर। देखिए इससे कैसे होता है ये बिल्डिंग कैरेक्टर, देखिए एक इंसान को मॉरल एजुकेशन में सच्चाई सिखाई जा सकती है, उसको सिखाया जाता है कि आपको कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टैकल करना है, ठीक है, ताकि वो जो है उसको आगे जाके उससे सक्सेस ही मिले, ठीक है, उसको पर्सनल ग्रोथ हो। अच्छा, दूसरा क्या है इंपॉर्टेंस इसकी, इंपॉर्टेंस है एथिकल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इससे जो इंसान है डिसीजन मेकिंग में बहुत तेज़ होता है। कैसे होता है, अब देखो कि इंसान को सिखाया जाता है कि जो आप एक्शंस कर रहे हो उनका इम्पैक्ट क्या है, कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्शंस ऑन देमसेल्व्स। आपकी जो आप जो कर्म कर रहे हो उसकी सज़ा आप पे ही क्या है, ठीक है। दिस एबिलिटी ऑफ नेविगेट मॉरल dilemmas इज क्रूशियल इन मेंटेनिंग अ जस्ट एंड हार्मोनस सोसाइटी, ठीक है। तीसरा क्या है, प्रमोटिंग रेस्पेक्ट एंड टॉलरेंस। देखिए ये जो मॉरल एजुकेशन है अगर इंसान को दी जाए, उससे उसमें बहुत ज़्यादा हद तक पेशेंस भी आती है, ठीक है। ही लर्न्स द आर्ट ऑफ पेशेंस, ठीक है, उसको ये भी समझ आता है। देखिए मॉरल एजुकेशन प्रमोट्स रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड फॉस्टर्स टॉलरेंस टुवर्ड्स डिफरेंट कल्चर्स। उसको टॉलरेंस आता है, उसको रेस्पेक्ट आता है एक दूसरे के रिलीजन पे, एक दूसरे के बिलीव्स पे, एक दूसरे के ओपिनियन पे, वो दूसरे की ओपिनियन को रेस्पेक्ट करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी बनती है आगे जाके, ठीक है। कंट्रीब्यूटिंग टू सोशल वेलबींग, देखिए वो सोशल वेलबींग में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, अगर आप एक इंसान लाओगे जिसके पास स्ट्रांग मॉरल एजुकेशन है, तो वो एक पॉजिटिव पॉजिटिव एनवायरनमेंट ही फैलाएगा, ठीक है, वो एक पॉजिटिव सोशल बिहेवियर ही दिखाएगा। इससे क्या होगा कि वो एक अच्छा इम्पैक्ट कर सकता है सोशल वेलबींग पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद काउंटरिंग नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। देखिए आज के ज़माने में नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मॉरल एजुकेशन जो है ये एक बैरियर बनता है, मॉरल एजुकेशन जो है ये एक बैरियर बनता है इन नेगेटिव कमेंट्स पे, इन नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस पे। अगर किसी को मॉरल एजुकेशन दी जाए तो वो इनके रेजिस्टेंट हो जाता है इन नेगेटिव चीज़ों से, ठीक है। अच्छा, मॉरल एजुकेशन से और एक चीज़ होता है, अगर इंसान को मिलेगी मॉरल एजुकेशन तो उसको समझ आता है कि मुझे कैसे, जो मेरे पास पेयर प्रेशर है, मुझे जो पढ़ाई का प्रेशर है, मुझे जो किसी भी चीज़ का प्रेशर है, मुझे इसको कैसे हैंडल करना है, और मुझे उस प्रेशर में भी कैसे अच्छे डिसीजंस लेते हैं। हालांकि जब इंसान को प्रेशर होता है वो कुछ ना कुछ भटक जाता है उसमें, बट इफ़ अ पर्सन हैज़ मॉरल एजुकेशन, उसके पास एक ऐसा जो है, मतलब हम कह सकते हैं उसके पास, तब उसके पास वो होता है कि वो एक अच्छा डिसीजन लेता है उस पेयर प्रेशर के दौरान भी, ठीक है। अब देखिए हाउ कैन वी नेविगेट, या हम कैसे मॉरल एजुकेशन दे सकते हैं थ्रू फिजिकल एजुकेशन। देखिए फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड्स एन एक्सलेंट प्लेटफॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेटिंग मॉरल एजुकेशन इन आवर लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड पार्टिसिपेंट्स। देखिए कैसे होता है, पहला, प्रमोटिंग स्पोर्ट्समैनशिप। फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्समैनशिप को प्रमोट करता है, उससे मॉरल एजुकेशन हम दे सकते हैं लोगों में। कैसे दे सकते हैं, देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर एक टीम है, अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप टीम देखिए, यहाँ ए मेंबर है ए टीम का, यहाँ से देखिए बी मेंबर है बी टीम का, इनको एक दूसरे के लिए म्यूचुअल
म्यूचुअल जो है रेस्पेक्ट होती है, इनको पता होता है। देखिए मॉरल एजुकेशन कैसे सीखता है, अगर इसने जीता या इसने हारा, इनको समझ आना चाहिए कि एक्सेप्ट करेंगे हम, चाहे हम हारे चाहे हम जीते, वी विल एक्सेप्ट बोथ विक्ट्री एंड डिफीट ग्रेसफुली, ठीक है। ये स्पोर्ट्समैनशिप सिखाता है, ठीक है। एक दूसरे के तहत हमें रेस्पेक्ट सिखाता है, रेस्पेक्टिंग अपोनेंट्स, ठीक है, एक्सेप्टिंग बोथ विक्ट्री एंड डिफीट ग्रेसफुली, ठीक है। अब देखिए टीम वर्क हमें सिखाता है, ये हमें कॉपरेशन सिखाई जाती है फिजिकल एजुकेशन के थ्रू, जो हमें मॉरल एजुकेशन पे एडअप करती है, ठीक है। अच्छा और क्या होता है, डिसिप्लिन, हमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है, हमें रेस्पेक्ट सिखाई जाती है। डिसिप्लिन हमें ऐसे सिखाया जाता है कि आपको जो है कुछ गेम रूल्स के तहत ही चलना होता है, आप अपनी मन मर्जी से नहीं जा सकते हैं। इससे जो है मॉरल एजुकेशन पे हम एडप्ट कर सकते हैं, ठीक है। कल्टिवेटिंग लीडरशिप विद इंटीग्रिटी, लीडरशिप के हम लीडरशिप के थ्रू ही भी हम मॉरल एजुकेशन को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टीचिंग परसेवरेंस एंड रेलिसेंस, ठीक है, इससे भी हम कर सकते हैं रेसिलियंस, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन, ये समरी है, आप इसको खुद पढ़ो, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, 5 मार्क्स का है। मॉरल एजुकेशन क्या है उसी के अराउंड इसमें क्वेश्चंस घूमते हैं। आप इस पीडीएफ को एक बार गो थ्रू कीजिए, बहुत ही छोटी पीडीएफ है, 2-4 पेजेस है, आप एक बार उसको पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में। इसमें आपको 10 मार्क्स है, ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा वेटेज है, और ये सबसे इजी चैप्टर है। अब देखो इसमें हमें पढ़ना क्या है, हमें स्पोर्ट्स और एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशन पढ़नी है, ठीक है। यानी जो स्पोर्ट्स है और जो हमारा माहौल है उसके बीच में क्या रिलेशन है, उसी के बेसिस पे ये चैप्टर है। देखिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट हमारी सराउंडिंग्स है, जो भी उस सराउंडिंग्स में आता है, चाहे लोग आते हैं, चाहे नेचर आता है, चाहे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, उसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट, ठीक है। इसमें सब कुछ आता है, द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द लैंड वी इनहेबिट एंड द इकोसिस्टम्स दैट सपोर्ट लाइफ, ठीक है। देखिए अब देखिए नीड ऑफ एनवायरनमेंट इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, पहले हम देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ये सवाल इसमें आता है। और एक सवाल आता है इसमें स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, ठीक है। और इसमें आता है हाउ कैन यू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज, ठीक है। और इसमें सवाल आता है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेफ सेफ डाइट या फिर फूड जो होता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेफ डाइट या फिर फूड फॉर फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉर पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ठीक है। इसमें बहुत सारे सवाल हैं, मैंने पहले ही बोला आपको, इसमें 10 मार्क्स है तो इसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा बनती है, ठीक है। और आता है व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एनवायरनमेंट, वो छोटे छोटे क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ अब देखो, अब आगे देखिए, पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द नीड ऑफ एनवायरनमेंट इन द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। देखिए हमें क्यों है नीड एनवायरनमेंट की, हमने क्यों इस एनवायरनमेंट को अपने फिजिकल एजुकेशन के साथ जोड़ा, ठीक है। हमने इसीलिए जोड़ा क्योंकि जो ये एनवायरनमेंट है इट कनेक्ट्स अस विद नेचर, ठीक है। अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हम नेचुरल एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं बेसिकली, ठीक है। ये जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है, ठीक है, ये हमें अलो करते हैं कि हम कनेक्ट हो जाए नेचर के साथ, ठीक है। हम कनेक्ट हो जाए नेचर के साथ, ताकि जो नेचर है ना, उसके नेचर के पास अलग ही पीस होता है, ठीक है। उससे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे हमारे ऊपर, और जो मेंटल वेलबींग है वो भी ठीक होगा, और जो स्ट्रेस है वो भी कम होगा। और क्या होता है, प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। देखिए अगर हमें एनवायरनमेंट के बारे में अगर हम पढ़ाएंगे फिजिकल एजुकेशन में, इससे क्या होगा, हमें सस्टेनेबिलिटी और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज, हमें ये ख्याल होगा कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को किस हद तक बचाना है, वो किस हद तक अभी खर्च हो रहे हैं, हमें कैसे उनको बचाना है, ठीक है। इसमें हमारे पास इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस आती है, आप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स को रिड्यूस कीजिए, ठीक है, इतना इसमें आता है। एनहेंसिंग आउटडोर स्किल्स, ठीक है। देखिए अगर हम एनवायरनमेंट के साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे, हमारे पास क्या होगा, हम कैंपिंग इससे सीख सकते हैं, हम सीख सकते हैं कि हाइकिंग कैसे करते हैं, ठीक है। हम बहुत कुछ इससे सीख सकते हैं। अब देखो ये जो स्किल्स हमने सीखी, ये हमारे फिजिकल फिटनेस के लिए ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये हमारे जो है सेल्फ रिलायंस भी बढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद प्रमोटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस, अब देखिए इससे क्या होगा, हमें पोल्यूशन के बारे में पता चलता है, हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में पता चलता है, हमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता चलता है। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस के बारे में पता चलता है जो अभी नेचर फेस कर रहा है। अब देखिए आप, रोल ऑफ इंडिविजुअल्स, ये क्वेश्चन आता है सीधे,
व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिविजुअल्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर हेल्थ प्रमोशन, ठीक है। अब देखो आप, इसमें सवाल आता है सीधे, देखिए अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इसमें इको फ्रेंडली स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे हम वहां पर खेलेंगे जहां पर नेचर का कोई नुकसान ना होगा, ठीक है, इसमें वही सब आता है। अच्छा, रेस्पेक्टिंग नेचर एंड वाइल्ड लाइफ, हम नेचर को रेस्पेक्ट करेंगे, हम जो है हम वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे वाइल डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है। हम वहां पर कोई ट्रेस नहीं छोड़ेंगे जहां पर कुछ मतलब वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट है, ठीक है। सपोर्टिंग ग्रीन इनिशिएटिव, सपोर्टिंग ग्रीन इनिशिएटिव्स का क्या मतलब है कि हम कुछ एनवायरमेंटल कैंपेन चलाएंगे जिसके मदद से हम कहेंगे कि देखो ये एनवायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट्स, हाउ कैन वन प्रिवेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट्स, ठीक है। इसमें सीधे लिखना है यही, टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट्स individuals should follow safety guidelines and use appropriate protective gear. Ensuring proper supervision and adhering to rules and regulations during sports activities can significantly reduce the risk of injuries, ठीक है। ये इसमें सीधे आंसर लिखना है। अब इसको समझो या याद करो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, स्प्रेडिंग अवेयरनेस, देखो हम इंडिविजुअल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज शेयर कर सकते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट में जो प्रैक्टिसेस हो रहे हैं उसको शेयर कर सकते हैं ताकि लोग भी मुतासिर हो कि हाँ ये कुछ सही बोल रहा है, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर में सीधे कॉमन सेंस वाले सवाल आते हैं। देखो, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट का क्या मतलब, इसका सिंपल मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एनवायरनमेंट, इसका सिंपल मतलब है, देखो जो लोग हैं, मैं आपको आंसर ही दूंगा, ठीक है। अब देखो, पीपल शुड हैव पीपल शुड हैव पॉजिटिव एनवायरनमेंट या पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। लोगों का एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, उसी को हम कहते हैं पॉजिटिव एनवायरनमेंट टुवर्ड्स स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ठीक है। देखिए लोगों के पास एक सेंस ऑफ वननेस होना चाहिए, लोग जो है मतलब यकजहती पसंद होनी चाहिए, दे शुड बिलीव इन यूनिटी, ठीक है। और क्या होना चाहिए, जो कोचेज है हमारे पास या जो जो प्लेयर्स है या जो हमारे पास स्पेक्टेटर्स है, जो देखने वाले हैं, दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम ड्रग्स, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आप लिख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ में क्या है, हमारे पास एक अच्छा कोच होना चाहिए, ठीक है। वी शुड हैव अ बेस्ट कोच, हमारे पास गुड फील्ड्स होने चाहिए, हमारे पास गुड स्टेडियम्स होने चाहिए, या अगर हम देखेंगे हमारे पास एक डाइट होना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमने किया तीसरा वाला, हाउ कैन यू प्रिवेंट फ्रॉम स्पोर्ट्स। अब ये बचा बेनिफिट्स ऑफ सेफ डाइट, अगर हम अच्छा खाना खाएंगे उससे क्या इंप्रूवमेंट आएगी पॉजिटिव एनवायरनमेंट पे, देखिए इससे क्या होगा, इससे हमारे पास डिजीजेस का होना बहुत कम होगा, ठीक है। और क्या होगा इससे, देखिए जो अनवांटेड फूड लॉस है, जो अनवांटेड फूड लॉस है वो भी बहुत कम होगा इससे। और क्या हो सकता है इससे, इससे हम इंक्रीजेस इंक्रीजेस अपटेक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, देखिए इससे हम न्यूट्रिशियस फूड ही खाएंगे सिर्फ, ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड। इसमें बहुत कुछ आप लिख सकते हो, देखो ये जो चैप्टर है ये पूरा कॉमन सेंस पे बेस है, ठीक है। आप एक काम करो, आप इस पीडीएफ को एक दो बार पढ़ो, आप समझो, इजीली सारे क्वेश्चंस वहाँ आएंगे, ठीक है। थैंक यू। एजुकेशन क्लास 12, इस चैप्टर का जो नाम है वो योगा है, ठीक है। हमें इसमें सिर्फ योगा के बारे में पढ़ना है। देखिए अगर मैं योगा में आपको बोलूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, पहले ही वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ योगा, फिर आपसे पूछ सकता है योगा क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। फिर वो जो तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन योगा एंड इंडियन हेरिटेज। फिर चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ योगा, ठीक है। और इसमें ज़्यादा सवाल बनने की चांसेस नहीं है, इसका जो वेटेज है दैट इज़ 5 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। अब आप देखो योगा जो है ये एक एंशियंट प्रैक्टिस थी, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंस आज भी होल्ड करती है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल वेलबींग जो है वो सही रहता है, ठीक है। रूटेड इन इंडियन हेरिटेज, मतलब ये हम काफ़ी सालों से कर चुके हैं, योगा के पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स है, योगा में काफ़ी सारे एलिमेंट्स आते हैं जो इसके बेनिफिट्स में अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योगा, ठीक है। देखिए योगा इज़ अ होलिस्टिक सिस्टम ऑफ फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट ऑरिजिनेटेड इन एंशियंट इंडिया, ठीक है। योगा जो है ये डिराइव हुआ है फ्रॉम संस्कृत टर्म युज, ठीक है, जिसका मतलब है यूनाइट और योग, ठीक है। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज दिस यूनाइट, किसको यूनाइट किसको करना है, यूनाइट करना है अपने बॉडी को, अपने माइंड को और अपने सोल को, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे हमारी जो लाइफ है उसमें एक बैलेंस बरकरार रहेगा, ठीक है। आप सिंपल इसमें लिख सकते हैं यही चीज़, द योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड युज विच मीन्स टू यूनाइट, यूनाइट व्हाट, द यूनियन ऑफ, इट मीन्स द यूनियन ऑफ बॉडी माइंड सोल, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास जो है हारमोनी आ जाएगी या बैलेंस आएगा हमारे हर एक एस्पेक्ट हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। इसके बाद वो क्या पूछ सकता है सवाल, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ योगा हम
कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, ये हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास देखिए हम कैसे करते हैं, ये हम अभी पढ़ेंगे, ये आसन्स और ये हम सारा अभी पढ़ेंगे। आप देखो की बेनिफिट्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द की बेनिफिट्स ऑफ योगा, या यही क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। इससे फिजिकल फिटनेस रहती है, इससे मेंटल क्लैरिटी रहती है। अगर आप इसको लंबा करना चाहते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं जो यहाँ से लिखा है। इससे हमारे पास स्ट्रेस जो है वो कम होता है, इससे हमारे पास जो है इमोशनल बैलेंस भी होता है, ठीक है। और कुछ इससे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है। ये 5 पॉइंट्स आप लिखेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब सफिशिएंट है, ठीक है। अब देखिए योगा और इंडियन हेरिटेज। देखिए आपको मैंने पहले ही बोला, योगा वॉज रूटेड इन द इंडियन हेरिटेज, ठीक है। इंडियन कल्चर में ये बहुत ही ज़्यादा हम उसी में इसको निकाल चुके हैं, ठीक है। इसको हम इंडिया में सालों से करते आ रहे हैं, और इसका एक डीप कनेक्शन है इंडियन स्पिरिचुअलिटी के लिए, ठीक है। जो साधु वगैरह होते हैं उनके साथ इसका बहुत ही अच्छा एक रिश्ता है, ठीक है। ये तो मैंने पहले भी योगा इज रूटेड इन एंशियंट टेक्स्ट सच एज वेदास, ठीक है। उसमें सब हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ योगा। अब देखो इसमें पहले ही आता है असानास। असानास क्या होता है, ये बेसिकली फिजिकल पोस्चर होता है। जो भी आप देख रहे होते हो ना टीवी वगैरह पे, वो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वही असानास होते हैं। इसमें बेंडिंग भी आती है, हम फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे तरीकों से हम वो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन असानास जो है ये फिजिकल एक्सरसाइज तक ही महदूद नहीं है। इसमें इसमें हम मेडिटेटिव बेनिफिट्स या थेरेपेटिक्स भी हम यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए प्राणायामा, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एलिमेंट्स ऑफ योगा आपको देखने होंगे। आसानास हमने पहला किया, अब हम प्राणायामा करेंगे। प्राणायामा मतलब ब्रीथ कंट्रोल, ठीक है। हम अपनी सांस सांस को बहुत टाइम तक रोकते हैं, हम फिर उसको छोड़ते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पास जो है माइंड में शांति मिलती है हमें। हमारे पास जो है हमारी लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और जो हमारे पास ओवरऑल वाइटिलिटी है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। ये जो कॉन्शियस ब्रीदिंग है, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस योगा प्रैक्टिस का, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप मेडिटेशन करनी होती है, ये योगा के कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है, वही पढ़ रहे हैं। मेडिटेशन जो है वो कोर एलिमेंट है योगा का, ठीक है। इसका मतलब क्या है मेडिटेशन का, आप सिंपल मतलब देखो, आप खुद भी आपको पता होगा। मेडिटेशन का मतलब है कि अपने मन को आप शांत करो, ठीक है। और आप एक इनर पीस अपने अंदर लाओ, आप एक इनर अवेयरनेस अपने अंदर लाओ, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपके पास माइंडफुलनेस आएगी, आपका जो स्ट्रेस है वो कम होगा। आपको एक अपने साथ एक डीपर, आपको एक बहुत ही मजबूत ताल्लुक दिखेगा अपने साथ, ठीक है। अब देखिए आप यामाज एंड नियामाज, देखिए इसमें क्या है, एथिकल गाइडेंस है, इसमें कुछ नहीं है। अब देखो ये कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, ये कुछ सेल्फ डिसिप्लिन के रूल्स होते हैं, जो इसकी फाउंडेशन होते हैं इस योगिक लाइफस्टाइल की, ठीक है। इसका इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें कुछ प्रैक्टिसेस करने होती हैं, जैसे नॉन वायलेंस, ट्रुथफुलनेस, सच बोलना होता है हमें। वायलेंस की मतलब उसको सपोर्ट नहीं करना होता है। इसके बाद आप देखिए दयाना, ठीक है। दयाना या इसको ध्यान भी कहते हैं, आपने सुना होगा कहीं पर। ध्यान मतलब कंसंट्रेशन। सिंपल, आपका जो माइंड है वो भटकना नहीं चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, हम जब भी कुछ करते हैं ना, जब भी हम अपने माइंड को शांत रखते हैं, तो कुछ ना कुछ हम सोचते रहते हैं, ख्याल आते रहते हैं। तो उन्हीं ख्यालों को एक एक हमारा हमारा जो अटेंशन है उसको एक पॉइंट पे डाइवर्ट करना, उसको एक सिंगल पॉइंट पे डाइवर्ट करना, ताकि हमें मेंटल क्लैरिटी मिले, हमें अपने आप की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। उसी को बोलते हैं दयाना, या फिर उसको ध्यान भी बोलते हैं, ठीक है। फोकस्ड कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन और दयाना में बहुत फ़र्क है। देखिए यहाँ हमने पढ़ा था मेडिटेशन, शायद हमने पढ़ा था मेडिटेशन, और इसमें बहुत डिफरेंस है। ये फोकस्ड कंसंट्रेशन होता है, हमें अपने थॉट्स को रोकना होता है, हमें किसी एक पॉइंट पे जो है फोकस करना होता है, ठीक है। किसी भी एक चीज़ पे हमें फोकस करना होता है, ठीक है। ये है ना, ये लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स डायरेक्टिंग द माइंड्स अटेंशन टू ए सिंगल पॉइंट, ठीक है, लीडिंग। इससे क्या होगा, हमारे पास मेंटल क्लैरिटी आएगी, और अपने आप की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। फिर से एक बार यहाँ पर आप समरी पढ़ सकते हैं। इस 12th फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, दैट्स कंसेप्ट ऑफ मेजर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पहले हम वो देखेंगे। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अगर मैं पहला ही आपको बोलूँ, पहला ही क्वेश्चन इसमें आता है हिस्ट्री ऑफ टेबल टेनिस, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ टेबल टेनिस। उसी के साथ ये भी पूछ सकता है हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट वो पूछ सकता है। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन है वो हो सकता है इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हो सकता है, व्हाट आर सम रूल्स ऑफ टेबल टेनिस, ठीक है।
इसमें ऐसे भी टेबल टेनिस या फिर क्रिकेट भी पूछ सकता है। व्हाट आर द जनरल रूल्स फॉर क्रिकेट या फिर टेबल टेनिस, ठीक है। बस इसमें ये जो पाँच छः ये दो दो चार क्वेश्चन है यही पूछता है घुमा फिरा के, ठीक है। आपको जनरल आइडिया होना चाहिए या फिर हिस्ट्री पूछ सकता है वो, आपको जनरल आइडिया इन गेम्स के बारे में होना चाहिए। तो बेसिकली जो चैप्टर है ये कुछ मेजर गेम्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। उसमें कौन कौन सी गेम्स आती है आप देखो, इसमें क्रिकेट आती है, एथलेटिक्स आता है, बास्केटबॉल आती है, टेबल टेनिस आता है। तो ये चार जो मेजर गेम्स है इस चैप्टर में दी हुई है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्रिकेट है और टेबल टेनिस है, और एथलेटिक्स पे भी कभी कभी वो सवाल पूछता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको क्रिकेट के बारे में एक जनरल जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं दूँ, क्रिकेट जो है इसको हम जेंटलमैन्स गेम कहते हैं, ठीक है। ये जो है इंग्लैंड में पहले ऑरिजिनेट हुई थी इन 16th सेंचुरी, ठीक है। ये अभी मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स है अगर हम वर्ल्ड वाइड जाए, या फिर मतलब आज तो गली गली में खेला जाता है, ठीक है। अब इसमें अब थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा कि इसमें रन्स बनाने होते हैं, और जो ये क्रिकेट मैचेस है ये हमारे पास जो है एक दिन का भी हो सकता है एक गेम, या फिर ये लास्ट कर सकता है सेवरल आवर्स का भी हो सकता है, या फिर 2-3 दिन का भी हो सकता है। जैसे आपके पास पता होगा आपको टेस्ट टेस्ट मैच होते हैं वो 1-2 दिन तक चलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम एथलेटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक्स जान ले, तो एथलेटिक्स जो है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ह्यूमन पोटेंशियल चेक होता है। इसमें जो है जो स्पोर्ट है इसमें बेसिकली हमारे पास अगर देखोगे आपने देखा होगा इसमें ट्रैक इवेंट्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं फील्ड इवेंट्स होते हैं। इसमें लॉन्ग डिस्टेंस, देखिए इसमें वो पूछ सकता है कि एथलेटिक्स में क्या क्या आता है, एथलेटिक्स में क्या क्या आता है, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग आती है, इसमें जंपिंग आती है, इसमें थ्रोइंग आता है, इसमें हर्डलिंग आती है, ठीक है। ये जो एथलेटिक्स है ये बेसिकली ऑरिजिनेट हुई थी एंशियंट सिविलाइजेशन से ही हम इसको खेलते आए हैं, ठीक है। ये बेसिकली अगर आप देखोगे इसका बहुत बड़ा रोल है ओरिजिनल ओलंपिक गेम्स में, ठीक है। तो आज तो एथलेटिक्स हर किसी जगह खेला जाता है। इसके बाद जो बास्केटबॉल है, इसमें आप लिख सकते हैं बास्केटबॉल इज़ द आर्ट ऑफ टीम वर्क एंड प्रिसीजन, ठीक है। बास्केटबॉल जो है 1891 में इन्वेंट की थी डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ ने, ठीक है। ये भी एक ग्लोबल सेंसेशन पे आज चलती है, ठीक है। इसके काफ़ी सारे फैंस हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये भी दो टीम्स के मतलब दरमियान खेली जाती है। हर किसी को जो है वो जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें उसको बॉल फेंकनी होती है, ठीक है। ये तो इसके बारे में आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे टेबल टेनिस। टेबल टेनिस क्या है, द लाइटनिंग फास्ट बैटल, ठीक है। अब देखिए टेबल टेनिस को हम और एक नाम बोलते हैं, दैट इज पिंग पोंग, ठीक है। ऑफर्स अ थ्रिलिंग एंड फास्ट पेस्ड स्पेक्टेकल दैट डिमांड्स लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस। देखिए इसमें जितना आपका रिफ्लेक्स तेज होगा ना उतना आप उसमें देख सकते हो। इसमें क्या चाहिए, टेबल टेनिस में एक बहुत अच्छा चीज़ है ना, आपको चाहिए आई हैंड, इसमें आपको चाहिए आई हैंड कोऑर्डिनेशन। अगर आप देखोगे इसमें बीच में एक टेबल होता है, यहाँ से एक आदमी होता है, यहाँ से एक आदमी होता है, उनके हाथ में वो बैट जैसा होता है जो टेबल टेनिस में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें एक लाइट बॉल होती है, मतलब एक हल्की बॉल होती है, वो हमें उस टेबल पे एक बार टच करके मतलब दूसरे अपोनेंट तक उसको गिराना होता है, ठीक है। तो आप इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो। देखो इसमें आप सीधे ये लिख सकते हो कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें फास्ट रिफ्लेक्सेस हमें चाहिए, ठीक है। ये कहाँ ऑरिजिनेट हुई थी, ये भी इंग्लैंड में ही ऑरिजिनेट हुई थी इन 19th सेंचुरी, ठीक है। अभी अभी जो टेबल टेनिस है ये बहुत ही खेला जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इसमें क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव इज टू स्कोर पॉइंट्स बाय हिटिंग अ लाइट वेट बॉल। ये मैंने आपको पहले ही बोला, बैक एंड फोर्थ मतलब वो हम इधर से इधर, देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ वो बॉल फेंकते हैं, ठीक है। ensuring इट बाउंसेस ऑन द अपोनेंट साइड ओनली वंस, ठीक है। मतलब ये एक ही बार बाउंस होनी चाहिए, 5-6 बार बाउंस होगी तो ऐसा नहीं चलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट आता है, एथलेटिक्स पे भी आप ध्यान दो, इस पे भी, और मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो क्रिकेट और टेबल टेनिस है, ठीक है। क्रिकेट की हिस्ट्री क्या है, क्रिकेट को हम जेंटलमैन गेम बोलते हैं, ये तो हमने पहले भी बोला है। इसकी एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है। 16th सेंचुरी इंग्लैंड में ये ऑरिजिनेट हुई थी ये गेम, ठीक है। ये जो है रूरल कम्युनिटीज़ में पहले खेली जाती थी, ठीक है, जहाँ पर जो है फार्मर्स या शेफर्ड्स जो है वो इसको खेलते थे, ठीक है। ओवर टाइम द गेम गेन्ड पॉपुलैरिटी एंड बिगन टू बी प्लेड इन मोर ऑर्गेनाइज सेटिंग, ठीक है। 17th सेंचुरी तक क्या है, क्रिकेट जो है ये बहुत ही एक पास टाइम गेम बनी, मतलब अगर आपके पास फ्री टाइम है तो लोग इसको फ्री टाइम में भी खेलने लगे, ठीक है। तो फिर जो है 18th सेंचुरी में इसके लॉज फॉर्मेट हुए, ठीक है। इसके जो कुछ रूल्स है वो, इस रूल्स एंड रेगुलेशन जो है जो इस गेम को गवर्न करते हैं वो कुछ इसमें डिसाइड हुए इन द 18th सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद जो है जब इंग्लैंड ने अपना जो है
एक्सपेंड किया अपना एम्पायर, तो उसके बाद जो है क्रिकेट जो है ये बहुत ही वेरियस कॉलोनीज़ वगैरह टेरिटरीज वगैरह में खेलने लगे लोग, ठीक है। क्रिकेट जो है इसका जो पहला मैच हुआ था, फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिटवीन कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स, वो 1844 में हुआ था। द फॉर्मेशन ऑफ मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, ठीक है, इन 1787 प्लेड ए पाइवोटल रोल इन स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके बाद आप देखो जो 20th सेंचुरी है उसमें हमने देखा कि 20th सेंचुरी में क्या हुआ, ये जो क्रिकेट है ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई। अब इसके अंदर हमने कुछ अलग अलग फॉर्मेट्स लाए, जैसे हमने टेस्ट फॉर्मेट लाया, ओडीआई लाया, हमने फास्ट पेस से T20 लाया। T20 जो है 20 आवर्स की गेम होती है, डे वन डे जो है वो 50 आवर्स की गेम होती है। इसी तरीके से टेस्ट मैच जो है ये 1-2 दिन चलता है, ठीक है। तो क्रिकेट जो है आज ये बहुत ही पैशनेटली खेला जाता है पूरे दुनिया में। इसके बारे में आप ये हिस्ट्री लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एथलेटिक्स की हिस्ट्री आप पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बास्केटबॉल की भी आप पढ़ लेना। टेबल टेनिस की इंपॉर्टेंट है। टेबल टेनिस को हमने पहले ही बोला, इसको पिंग पोंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो है बेसिकली लेट 19th सेंचुरी से वजूद में आई थी। ये पहले 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 अगर आप देखोगे ये बेसिकली इंडोर खेली जाती थी, आज भी कई जगह पर ये इंडोर ही खेली जाती है, ठीक है। पहले इसको खेलते थे, आप यहाँ से एक बुक लेते थे, वो बंदा भी हाथ में एक बुक लेता था, फिर जो सिगार बॉक्स लिड्स है, मतलब जो उसका जो रेमिनेंट होता है सिगार बॉक्स का, उसी के साथ इसको खेला जाता था पहले, ठीक है। ये आपको याद रखना है इसमें। फिर ये 1901 तक बहुत ही अच्छे से इसने ग्रो किया टेबल टेनिस ने, ठीक है। फिर जो है टेबल टेनिस एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन इंग्लैंड, फॉर्मलाइजिंग, फिर इसके रूल्स बने 1901 में, फिर ये एक बहुत बड़ा स्पोर्ट बना, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप रूल्स बताइए और मेजरमेंट बताइए। देखिए ये जो पोर्शन है इससे आपके एमसीक्यूज भी बनते हैं, ठीक है। ये इससे आपके एमसीक्यूज भी बनते हैं, मेजरमेंट्स पे खासकर एमसीक्यूज बनते हैं, और रूल्स भी आप ध्यान रखो। देखो क्रिकेट में आपके पास एक फील्ड होता है जिसमें खेला जाता है, फिर स्कोरिंग और बॉलिंग, ये 3 पॉइंट्स हम देखेंगे। देखिए फील्ड क्या है, फील्ड एक ओवल शेप्ड होता है, अगर आपसे पूछेगा तो फील्ड जो है वो ओवल शेप्ड होता है। उसके अंदर ऐसे आपने देखा होगा वो स्क्वायर नहीं होता है, वो रेक्टेंगुलर पिच होता है, ठीक है। वो सेंटर में होता है, और जो पिच है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ से हाईलाइट करूंगा जो एमसीक्यूज भी पूछता है। द पिच इज़ 22 yards इन लेंथ एंड हैज़ स्टम्प्स एंड इट्स एंड, ठीक है। तो पिच की जो लेंथ होती है वो 22 yards होती है, ये वो क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद आपको पता है बैट्समैन जो है वो स्कोर रन्स करता है, अब उसको जो है स्टम्प्स पे खेलना होता है, ये तो आपको पता है। बॉलर जो है वो भी एक एंड पे वो बॉलिंग करता है। देखिए यहाँ से जो है, यहाँ से बॉलर जो है, यहाँ 3 विकेट है, स्टंप्स है, यहाँ भी स्टंप्स है। एक साइड से बॉलर होता है, एक साइड से बैट्समैन होता है। उसके बाद एथलेटिक्स जो है उसमें स्प्रिंट रेसेस आती है, जो 400 मीटर ट्रैक पे भी कराई जा सकती है, या फिर 5000 से लेकर 1000 मीटर ट्रैक भी होता है जिसमें उनको दौड़ना होता है, रेसेस करनी होती है, ठीक है। अच्छा, जो है उसके बाद फील्ड इवेंट्स, इसमें 2 इवेंट्स आते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था, ट्रैक इवेंट और फील्ड इवेंट। ट्रैक इवेंट में आपके पास एक ट्रैक डिज़ाइन किया हुआ होता है, जो कि हमने देखा अभी 400 मीटर हो सकता है, या फिर 5000 से लेकर 10,000 मीटर ट्रैक तक हो सकता है। और आता है फील्ड इवेंट, जो हम किसी फील्ड में खेलते हैं, ठीक है। सच एज उसमें क्या करते हैं, हम लॉन्ग जंप पिट करते हैं, या फिर उसमें जंपर्स वगैरह पार्ट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए बास्केटबॉल का जो कोर्ट होता है वो 94 फीट लॉन्ग होता है और 50 फीट वाइड होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, ठीक है। बास्केटबॉल में क्या करना होता है, वो जो है मैंने आपको पहले ही बोला था, उसमें आपको शूट करनी होती है बॉल, ठीक है। उसके बाद आप देखो टेबल टेनिस में, ऑफिशियल टेबल टेनिस जो टेबल होता है उसका मेजरमेंट कितना होता है, ये भी एमसीक्यू पूछ सकता है। वो 9 फीट लॉन्ग होता है, 5 फीट वाइड होता है, और 2.5 फीट वो हाई होता है। देखिए ऐसे होता है ना वो, इस तरीके से होता है वो, ठीक है। अब आप देखो इसने लिखा है यहाँ पर, वो 9 फीट लॉन्ग होता है, 5 फीट वाइड होता है, और 2.5 फीट हाई होता है। इसमें हमने देखा कि कैसे स्कोर करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर चैप्टर एंड होता है। इसमें यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं जो मैंने हाईलाइट किए, इसको आप एक बार नज़र दीजिए और पीडीएफ के थ्रू जाइए, देखिए हिस्ट्री हमने देख लिया, सम रूल्स हमने देख लिए। ये तो जनरली अगर कोई खेलता होगा ये गेम्स तो उसके लिए बहुत इजी है ये चैप्टर, वो खुद भी लिख सकता है रूल्स। अलबत्ता जो ये मेजरमेंट है पिच वगैरह के, ये आपको याद करने होंगे, सो दैट आपको जो है एमसीक्यू वहाँ ना छूटे, ठीक है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का, जो यूनिट नंबर 8 है, ठीक है। इसमें देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो क्या है, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, वो है व्हाट इज़ एक्यूट इंजरीज क्या होते हैं,
व्हाट इज़ डोपिंग और ड्रग्स कौन कौन से हम यूज़ करते हैं डोपिंग के लिए। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें जो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला ही आप देखिए, स्पोर्ट्स मेडिसिन की क्या इंपॉर्टेंस है। स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या है? ये एक ऐसा फील्ड है, एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है मेडिसिन का, जिसमें हम फोकस करते हैं कि हम प्रिवेंशन कैसे करेंगे, हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, या हम रिहेबिलिटेशन ऑफ इंजरीज एंड इलनेस कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, अगर कोई हमारे पास जो जो प्लेयर है वो ज़ख्मी हुआ, या उसका कुछ हमें ट्रीटमेंट करना है, या उसका प्रिवेंशन करना है व्हेन ही इज़ प्लेइंग, ठीक है, तो इसमें हम उस पे जो है रिसर्च करते हैं, उस पे जो है हम गौर करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, इसमें हमारे पास फिजिशियंस होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास ट्रेनर्स वगैरह भी आते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारा एथलीट है वो ठीक रहे। ठीक है, टू एंश्योर द वेल बींग ऑफ एथलीट्स एंड एक्टिव इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंस है स्पोर्ट्स मेडिसिन की वो क्या है, दैट कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड एज इट प्लेज अ वाइटर रोल इन प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग द हेल्थ एंड परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स। ठीक है, अगर हम एक अच्छा केयर देंगे, एक अच्छा मतलब इफेक्टिव केयर देंगे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, तो जो ये प्रोफेशनल्स है, ये जो ये एथलीट्स हमारे पास होते हैं, ये इससे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी रिकवर करेंगे इंजरीज से। इससे जो है उनकी फिजिकल कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, या जो फ्यूचर हेल्थ इश्यूज है, फ्यूचर हेल्थ रिस्क्स है, इनको डिजीज़ होने का जो खतरा है वो बहुत कम होगा। तो यही है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, ताकि जो इससे हमारे एथलीट्स है वो क्या करेंगे, वो प्रोन टू डिजीज़ हो जाएंगे। ठीक है, उनको डिजीज़ लगने का खतरा बहुत कम होगा, वो जो है जल्दी जल्दी जो है छोटी मोटी इंजरी से रिकवर करेंगे, जो इनकी फिजिकल कैपेबिलिटी है वो उनकी अच्छी हो जाए, एफिशिएंसी उनकी इंक्रीज हो जाए। ऐसे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। अब देखिए, डोपिंग का क्या मतलब होता है। अगर हम देखेंगे डोपिंग इन स्पोर्ट्स, डोपिंग का मतलब होता है हम इलीगल सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए, आपने देखा होगा प्लेयर्स वगैरह ड्रग्स वग्स करते हैं ताकि उनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए। तो डोपिंग का मतलब सिंपल होता है यूज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड सब्सटेंसेस, ठीक है, टू एनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्लेयर। वो लीगली नहीं होता है, वो बेसिकली अनफेयरली होता है। ठीक है, क्योंकि वो सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देखिए डेफिनेशन, देखिए, यूज़ ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस और मेथड्स टू एनहेंस एथलेटिक परफॉर्मेंस अनफेयरली। वो ऐसे ऐसे ड्रग्स यूज़ करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं जो गवर्नमेंट ने बैन किए होते हैं। ठीक है, देखिए, एथलीट में रिजॉर्ट टू डोपिंग टू गेन अ कम्पिटिटिव। उससे क्या होगा, अगर वो डोपिंग करेगा, अगर वो सब्सटेंसेस यूज़ करेगा, उससे क्या होगा, उसमें एडवांटेज भी है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखेंगे दूसरी साइड से, इसमें बहुत ही हमारे पास हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। उस डोपिंग उस वो जो मतलब मटेरियल्स होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो काफ़ी हार्मफुल भी होते हैं एक इंसान की हेल्थ के लिए। ठीक है, अब देखिए, ये जो डोपिंग है, इट अंडरमाइंस द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर प्ले और स्पोर्ट्समैनशिप। ठीक है, टार्निशिंग द इंटीग्रिटी ऑफ स्पोर्ट्स। इससे मतलब अगर आप देखोगे, ये गेम फिर फेयर नहीं रहती है। ठीक है, अच्छा, फिर ये सवाल आता है कि हम कौन कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं। अब देखिए, सम ऑफ द कॉमन ड्रग्स यूज्ड फॉर डोपिंग इंक्लूड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ठीक है, स्टूमुलेंट्स, डायूरेटिक एंड एरिथ्रोपोएटिन, ईपीओ। ठीक है, ये आपको याद करने होंगे एक दो ड्रग्स। ठीक है, ये आपको एमसीक्यू में भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो पहला हमने देखा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, इससे क्या होता है, आपके पास मसल ग्रोथ होती है, या आप जो है रिकवर जल्दी करते हैं। ठीक है, ये जो स्टूमुलेंट्स है, ये आपके पास अलर्टनेस इंक्रीज करते हैं। देखिए, जो स्टिमुलेंट्स है, ये आपके पास अलर्टनेस इंक्रीज करते हैं। उस अलर्टनेस इंक्रीज से क्या होगा, आपकी जो है, आप थकोगे नहीं। ठीक है, आप अलर्ट रहोगे, आप अब जो है एक्टिव रहोगे इससे। ठीक है, आप एक्टिव रहोगे। अच्छा, जो ये डायूरेटिक्स है, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली डायूरेटिक्स मास्क अदर बैंड सब्सटेंसेस। ठीक है, अगर आपने कुछ पिया हुआ है, या कुछ आपने सब्सटेंस कंज्यूम किया है जो मतलब रेस्ट्रिक्टेड है, ये उसको मास्क करता है। ठीक है, इससे दिखता नहीं है कि आपने कुछ पिया हुआ है, या आपके जो पोस्चर है उसमें कुछ बदलाव नहीं आता है। ये उसको कवर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और जो ईपीओ है, ठीक है, एरिथ्रोपोएटिन जो है, इससे आपके पास एरिथ्रो तो आपको पता होगा, एरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी। ठीक है, इससे जो है हमारे पास आरबीसी काउंट जो है वो बढ़ जाता है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज होती है। अगर आरबीसी ज़्यादा हुए, उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा होगा, यानी आप ऑक्सीजन की कमी से सफ़र नहीं करोगे।
ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आप याद रखना, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, स्टिमुलेंट्स, डायूरेटिक्स और एरिथ्रोपोएटिन, इन चारों के हमने लिखे हैं थोड़ा बहुत इनके बारे में, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम कुछ एंटी डोपिंग एजेंसीज भी चलाते हैं, जैसे हमने चलाया था कुछ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, आर कमिटेड टू कम्बैटिंग डोपिंग एंड इंश्योर ए लेवल, ताकि जो है फेयर प्ले हो, ये उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट एड, इसमें आप देखो एक्यूट इंजरीज पे मैंने बोला था, आप पहले ही सवाल आता है एक्यूट इंजरीज। देखिए एक्यूट इंजरीज मतलब छोटी छोटी, मतलब जो कम टाइम तक रहती है। एक होता है क्रॉनिक, क्रॉनिक मतलब जो लॉन्ग टर्म डिजीज होती है, एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म डिजीज। शॉर्ट टर्म डिजीज में पहला आता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन आपको पता है, डिहाइड्रेशन का मतलब है जो एथलीट है उसकी बॉडी जो है उसमें फ्लूइड कम होता है, ठीक है, उसमें फ्लूइड कम होता है, ठीक है। फ्लूइड कम कैसे होता है सर, अगर वो स्वेटिंग से उसका जो है फ्लूइड बॉडी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो उसी से होता है, ठीक है। इसमें सिम्टम्स क्या है, उसको प्यास ज़्यादा लगेगी, उसका जो मुंह है वो ड्राई हो जाएगा, उसको थकान महसूस होगी, उसको डिजीनेस महसूस होगी, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, उसको जल्दी जल्दी हम पानी देंगे, या इलेक्ट्रोलाइट्स हम उसकी बॉडी में बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स कम होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट रिच हम सॉफ्ट ड्रिंक्स उसको देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर इसका ज़्यादा सीवियर केस हुआ तो उसको फ्लूइड एक्सटर्नली हमें देना पड़ता है। सेकंड क्या है, सेकंड है हार्ट स्ट्रोक। हार्ट स्ट्रोक क्या है, ये बेसिकली अगर आप मतलब हाई टेम्परेचर वाली ग्राउंड्स पे खेलते हो, हाई टेम्परेचर वाले एरियाज़ में खेलते हो, तो वहाँ पर ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है, आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, आप अनकॉन्शियस भी हो सकते हो, या आपके पास रैपिड ब्रीदिंग का भी इशू आ सकता है, ठीक है। इसमें इसमें जो हम मतलब दवाई देते हैं फर्स्ट एड, वो जो है हम उस पर्सन को उस हाई टेम्परेचर से ले कूल टेम्परेचर में ले जाते हैं, ठीक है, ताकि उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो फिर से फॉल डाउन करे अप टू नॉर्मल, ठीक है। उसके पास जो एक्सेसिव क्लोथिंग है जिससे उसको गर्मी हो सकती है, वो हम उसको मतलब रिमूव करते हैं, ठीक है, या फिर हम उसको कुछ कोल्ड अप्लाई करते हैं ताकि उसका फिर से जो है टेम्परेचर कम हो जाए, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एजमा, ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एजमा आपको पता होगा, अपनी बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा। एजमा का मतलब होता है जब ब्रीदिंग डिफिकल्टी इंसान के पास होती है, ठीक है। उसी प्लेइंग के दौरान उस जब वो खेल रहा होता है तो उसके पास ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, ठीक है। इस कंडीशन में इसका ट्रीटमेंट क्या है, देखो ना, ये था इसमें फर्स्ट एड लिखा था। इस कंडीशन में जो ट्रीटमेंट है उसको इन्हेलर्स दिए जाते हैं, या ब्रोंकियो डायलेटर्स उसको दिए जाते हैं, ताकि जो उसकी ब्रोंक्यूल्स है वो डायलेट हो, उसका जो ब्रोंक्यूल्स है वो रिलीफ करे बेसिकली, ठीक है। अच्छा, ये जो है अगर किसी एथलीट को यही एक्सरसाइज इंड्यूस एजमा होता है, तो उसको चाहिए कि वो किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ ही काम करे, ताकि वो उसको जो है उसका एक प्रॉपर उस पर नज़र रखे जब वो खेल रहा होता है। उसके बाद एक सवाल यहाँ से भी आ सकता है, स्पोर्ट्स इंजरीज, ठीक है, उसके लिए हम देखिए स्प्रेन्स एंड स्ट्रेन्स, इस पे सवाल आ भी जाता है कभी कभी, स्प्रेन्स एंड स्ट्रेन्स, इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आपको यहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। इंजरीज इन्वॉल्व स्ट्रेचिंग और टेयरिंग ऑफ लिगामेंट्स, अगर आपका लिगामेंट स्ट्रेच हुआ या फिर टेयर हुआ, उसको कहते हैं स्प्रेन। वाइल एज अगर मसल्स का कुछ मसला हुआ या टेंडन्स का, तो उसको स्ट्रेन कहते हैं। सिंपल सी बात है, देखिए आपको याद रखना है स्प्रेन और स्ट्रेन। स्प्रेन में क्या है, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग और टेयरिंग ऑफ लिगामेंट्स, ठीक है। अच्छा, इसमें भी सेम होता है, स्ट्रेचिंग है इसमें होता है, लेकिन लिगामेंट्स का नहीं होता है, मसल्स एंड टेंडन्स, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखिए आप इसको एल पी से याद रख सकते हैं, एल मतलब लिगामेंट और पी मतलब स्प्रेन, ठीक है। एक याद करो, दूसरा आपको खुद समझ आएगा, ठीक है, ये इसकी ट्रिक थोड़ी सी मैंने बनाई खुद ही, ठीक है। अगर किसी को ये हुआ सुप्रीन या फिर स्ट्रेन हुआ, किसी को लिगामेंट में टेयर हुआ या फिर मसल टेंडॉन्स में हुआ, तो उसके लिए हम क्या फर्स्ट एड देंगे, उसको हम पहली चीज़ तो रेस्ट बोलेंगे, आप रेस्ट करो, उसको उस जगह पर आइस रखेंगे, या फिर उसको कंप्रेशन एंड एलिवेशन करेंगे, RIC उसको कहते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आप देखो दूसरा इसमें आता है फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन। फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन, फ्रैक्चर का मतलब है जो है हड्डी टूट जाती है। डिसलोकेशन आपने देखा होगा, बहुत सारे प्लेयर्स का शोल्डर जो है डिसलोकेट होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो इंजर्ड प्लेयर है उसको बाहर निकालते हैं, उसको मेडिकल अटेंशन देते हैं, प्रमोट, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, हम सर्जरी भी अगर देनी पड़ेगी, अगर डिसलोकेशन में प्रॉब्लम ज़्यादा है या फिर बहुत मतलब
ज़्यादा कुछ डैमेज हुआ है तो उसको हम फर्दर सर्जरी के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है, ताकि उसको जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो मोबिलिटी है वो रेस्टोर हो, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, कंसूशंस में क्या आता है, देखिए इसमें आपके पास जो है ब्रेन इंजरीज बेसिकली ज़्यादा आती है, ठीक है। उसके लिए आपको उस प्लेयर को इमीडिएटली वहाँ से रिमूव करना होता है, इमीडिएट रिमूवल फ्रॉम प्ले एंड मेडिकल एवेल्युएशन, ठीक है। उसमें आप उसको प्रॉपर रेस्ट देना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है, ओवर यूज़ इंजरीज, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर आप कंटिन्यू मूवमेंट कर रहा है कोई प्लेयर, तो उसको ये इंजरीज होती है। इसमें क्या क्या होता है, देखिए स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होते हैं, उसको बर्सिस्टिस होता है, ठीक है। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, उसको रेस्ट बोलते हैं, अब रेस्ट करो, या उसको कोई फिजिकल थेरेपी देंगे, या उसको उसकी जो रूटीन्स है उनको हम ट्रेन करेंगे ताकि वो उसके लिए फिर आगे तैयार रहे, ठीक है। फिर से ये देखो, आपके लिए ये एक समरी टाइप है, आप इसको पढ़ोगे तो आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू मिलेगा। बाकी मैंने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। आप इसको एक बार पीडीएफ के गो थ्रू कीजिए, फिर आपको रिवाइज करने में इजी होगा।